वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, कराची और इसके बासियों के मसाइल की दास्तान तवील है। कराची में कब्जे और चाइना कटिंग की कहानियां किसने नहीं सुन रखी। आजकल नस्ला टावर्स का एक मसला बना हुआ है जिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और इस टावर को मिसमार करने का हुक्म अदालत उज़्मा ने जारी कर दिया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून और आइन के मुताबिक है और अदालत ने तमाम पहलुओं को सामने रखा होगा, ये ऑब्वियसली एक यकीनी बात है। ताहम नस्ला टावर के रिहायशी सरापा एहतजाज हैं और रिव्यू पिटिशन फाइल करने जा रहे हैं। बहुत से लोग नस्ला टावर के सामने धरने पर बैठे हैं। जाहिर है उनके सरों से छत उठ गई है। अदालत उज़्मा ने मुतासरीन को कॉम्पनसेशन जो है वो करने का कहा है और मुतासरीन के लिए ये कहा जाता है कि ये अमाउंट जो है वो नाकाफ़ी है। सवाल ये है कि इस वक्त अदालत ने जो फैसला कानून के मुताबिक दिया है, किसी को अगर पसंद आए या सख्त लगे, ये तो ऑब्वियसली उनकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन ये जुल्म इन लोगों के साथ किया किसने है। चाइना कटिंग से कब्जा करके खूबसूरत इमारतें बना दी जाती हैं और बाद में जब अदालत हरकत में आती है तो उम्मीद की जाती है कि इंसानी अलमिया ना पैदा हो, इसलिए अदालत कानून को नज़रअंदाज कर दे। ये क्या रविश है और इसका असल जिम्मेदार कौन है, ये असल सवाल है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ नस्ला टावर से जो मुतासरीन फैमिलीज़ हैं उनमें से इम्तियाज़ अहमद साहब, वली मोहम्मद साहब और मोहम्मद अली साहब हमें जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी से हमें जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं और आजिज़ दामरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी हमारे साथ होंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ अगर इम्तियाज़ अहमद साहब आपसे करूँ। इम्तियाज़ साहब, जो आप पर बीत रही है वो तो सब देख रहे हैं, पिछले 10 दिन से हम सब अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेरा आपसे सवाल ये है, बहुत सारे लोग ऑब्वियसली ये सवाल करते हैं क्योंकि कराची में आप रहते हैं, तो सवाल होता है कि जब आपने ये बिल्डिंग में प्रॉपर्टी खरीदी तो आपने तमाम एनओसीज और सब कुछ जो डॉक्यूमेंटेशन है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, वो चेक करके ली थी ज़मीन जब आपने ली, अपना सारी तसल्ली की आपने? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सबसे पहले हम न्यूज़ का, हमें ऑनलाइन लेने का। देखें, आपके सवाल का जवाब ये है कि यस ऑफ कोर्स, तमाम एनओसी, तमाम अप्रूवल, जितनी भी दस्तावेज़ात हैं, ये तकरीबन 18 मुख्तलिफ अप्रूवल्स हैं जो बिल्डर ने हासिल किए हैं और वो सब देखने के बाद हमने अपार्टमेंट बुक कराया था। बिल्कुल, और 4 साल में बिल्डिंग बनी, 4 साल से हम लोग रह रहे हैं। अब हमें ये सरप्राइज़ मिला है कि ये इल्लीगल है। मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि नस्ला टावर का जो केस है, ना तो वो नाले पे बना हुआ है, ना वो चाइना कटिंग है, ना कि वो इंक्रोचमेंट है। बात सिर्फ ये है कि ना तो हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, ना हमारी बात सुनी गई है। ठीक है, हमारे जो लॉयर थे रेजिडेंट्स की तरफ से, उनको तो बोलने का मौका ही नहीं दिया और नन ऑफ द रेजिडेंट्स हैज़ बीन लिसन। किसी को सुना नहीं है, किसी को सुना नहीं गया। अच्छा, कि आपको प्रॉपर सुना जाए और रिव्यू में इसीलिए आप लोग जा रहे हैं। मुझे ये बताइए कि जब आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी तो उस वक्त आपने कितने पैसे इसके दिए थे? देखिए, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ औकात में ख़रीदी थी। शुरू तो बुकिंग शायद 1 करोड़ 60 लाख से हुई थी, लेकिन मैंने जो है वो तकरीबन 5 साल पहले ख़रीदी थी, वो 2 करोड़ 40 लाख में ख़रीदी थी। ठीक है, और अब इसकी वैल्यू जो है कम से कम 5 करोड़ रुपए है। बिल्कुल, कम से कम 5 करोड़ है। और मुझे ये बताइए कि आप लोगों को, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बिल्डर से जो है बिल्डर को फाइन किया जाए, बिल्डर से आपको अमाउंट लेके दी जाए, आप लोगों को कुछ बताया है? क्योंकि अगर तो वैल्यू ऑफ लैंड जो आपको इस वक्त है वो मिल रही है, चले फिर भी कुछ समझ आती है कि कॉम्पनसेशन चले हो रही है, आपको कितनी इसकी जो है वो ऑफर हो रही है इस वक्त? क्या कहा जा रहा है, कितने पैसे आपको इसके एवज देंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सीजीपी के साहब का जो ऑर्डर है, उसमें वो कमिश्नर को उन्होंने ऑर्डर दिया है कि आप बिल्डिंग खाली कराएं, जल्द से जल्द उसको डिमोलिश करें और 3 महीने के अंदर बिल्डर से पैसे दिलवाएं। अमाउंट कितना है उसका कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, देखें, मुझे 1 मिनट अलाउ करें। हम तो कह रहे हैं हमें एक दफ़ा रिव्यू पिटिशन हमारी लार्जर बेंच में सुनी जाए, एक दफ़ा हमारे वकील को सुने, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सुने, हमारे डॉक्यूमेंट्स देखें, उसके बाद आप बोलें कि हाँ ये मिसिंग है, इसलिए सजा है, तो हम मान लेंगे। अदरवाइज देयर इज़ नो क्वेश्चन कि वी विल इवैक्यूएट द बिल्डिंग। कोई सूरत ही नहीं है। पहले हमारे पैसे, अगर ये कहते हैं कि सब कुछ हमने देख लिया, उसके बावजूद भी बिल्डिंग खाली करके गिरानी है, तो फिर यही एक सूरत हाल है कि करंट मार्केट वैल्यू पे पहले हमें पैसे दिलवाएं, चाहे सिंध गवर्नमेंट से दिलवाएं, वहाँ की गवर्नमेंट से दिलवाएं या कहीं से भी दिलवाएं, पहले हमारे पूरे पैसे मार्केट वैल्यू पे दें। आपके पास 3 महीने का टाइम है ना, ठीक है, 1 महीने में हमें पैसे दे दें, बाकी 2 महीने में आप बिल्डिंग तोड़ते रहें। सही, ये मुझे बिल्कुल फेयर इनफ अनलेस वी गेट आवर मनी बैक। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस वक्त इस बिल्डिंग में कितनी मुतासरा फैमिलीज जो हैं इस वक्त रिहाइश पजीर हैं?
देखें टोटल फैमिलीज रहाइश जो हैं वो 44 अपार्टमेंट्स हैं, सब रहाइश पजीर हैं और नीचे 2 शोरूम भी हैं। और इसके अलावा अदर देन फैमिलीज बहुत सारे लोगों का रोजगार है, चौकीदार हैं, सर्विसमैन हैं, लिफ्ट, कितने सारे लोगों का रोजगार है। इट्स नॉट ओनली अबाउट 44 फैमिलीज ऑब्वियसली, ठीक है, इट्स अबाउट ओनली अबाउट 60 फैमिलीज व्हिच विल बी अफेक्टेड। राइट जी बिल्कुल। अच्छा, मैं ज़रा आज तामरा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। तामरा साहब, अब ये जो इस वक्त कहानी नस्ला टावर की बताई जा रही है वो ये है कि 2013 में इसका प्लान अप्रूव होता है, उसके बाद 2017 में ये बिल्डिंग जो है वो खड़ी हो जाती है। इस पूरे टाइम में अब अगर ये कहा जा रहा है कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इसको सारे जो इसके एनओसीज हैं वो सारे बिल्डर कह रहे हैं, अबू बकर साहब हैं वो कह रहे हैं मेरे पास सारे इसके एनओसीज मौजूद हैं। सिंध गवर्नमेंट क्या फील करती है? क्या ये बिल्डिंग इंक्रोचमेंट है या आप ये फील करते हैं कि यहाँ पे जो है इनके साथ इस तरह नहीं होना चाहिए, ये बिल्डिंग इंक्रोचमेंट नहीं है, सारे एनओसीज वगैरह सब पूरे थे, चीज़ें पूरी थी? आप किस तरह देख रहे हैं इसको? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट आज मौजू चुना है आपने। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये अदालती फैसला है और आपको ये मालूम है कि सिंध के हवाले से जो अदालती फैसले होते हैं उसको बहरहाल हर हाल में इम्प्लीमेंट भी होना होता है। तो ये सारी अभी आपने मौक़िफ़ सुन लिया मेरे भाई का कि जब इन्होंने बिल्डर के वो तमाम जो रिक्वायर्ड जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और कोई भी पढ़ा लिखा खरीदार जाहिर है जब इतनी महंगे अपार्टमेंट खरीदेगा तो वो मेरे ख्याल में तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसको चेक करेगा, और जिस एरिया में ये अपार्टमेंट बना है उसमें जाहिर है सबकी नजरें होंगी, और तमाम फैमिलीज इस तरह चाइना कटिंग जो प्लॉट पे इतनी बड़ी अपार्टमेंट कैसे देंगे, इन तमाम मामलात को देखना होगा। हमें अदालती फैसले का एहतराम अपनी जगह, मगर मैं एग्री करता हूं कि जब मुतासरीन के वकील को अगर नहीं सुना गया है तो मेरे ख्याल में रिव्यू पिटीशन की उनका जो एक फंडामेंटल राइट्स है तमाम का लोगों का, उनको बिल्कुल आना चाहिए, उसमें रिव्यू पिटीशन में इनको सुना जाना चाहिए। दामरा साहब, आप कह रहे हैं दूसरी बात डॉक्टर साहब अगेन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब बनी गाला को रेगुलर करने का एक ऑप्शन मौजूद है तो मेरे ख्याल में यहाँ पर भी फैमिलीज की इस तमाम तकालीफ को देखते हुए, और अगर अदालत ये फिर भी रिव्यू पिटीशन के बाद ये फील करती है कि ये बिल्कुल 100% इलीगल है, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इलीगल हैं, तो फिर अगर आजिज दामरा ने भी वो डॉक्यूमेंट्स एज ए सरकारी अफसर बनाए हैं तो उनको भी पनिश दी जाए। मैं तो बिल्कुल इस बात। अच्छा, आजिज दामरा साहब, ये कहा जा रहा है शाहराह फैसल और शाहराह कायदीन की जो ज़मीन है, जो लैंड है, वो इसमें जो है वो इंक्रोच हो रही है। सवाल आपसे ये, आप ये कह रहे हैं कि तमाम पहलुओं को जायज़ा होना चाहिए, जायज़ा लेना चाहिए। 10 दिन हो गए ये फैसला आए हुए, क्या सिंध गवर्नमेंट ने अभी तक कोई कमेटी बिठाई है? क्या आप लोगों ने कुछ इसका जिम्मेदारों का तयन करने की कोशिश की है अभी तक? ये सिर्फ बातें हवा में हैं सिर्फ? देखिए, ये सिर्फ सिंध गवर्नमेंट का मामला सिर्फ नहीं है। हमने बहुत सारी चीज़ों को अदालत में, खुद सिंध गवर्नमेंट भी एज अ पार्टी होना चाहती है, मगर यहाँ पर एक हफ्ते के लिए जब ये ऑर्डर स्ट्रिक्टली आ जाए, एक हफ्ते के अंदर अपार्टमेंट खाली होनी है और 10 दिन के अंदर गिरा देनी है, और 3 महीने में जो है वो फाइन करें आप बिल्डर के ऊपर, ये तमाम ऐसे क्विकली आपके डिसीजन, सॉरी आपके नहीं, ऑनरेबल अदालत के, जिसके लिए मुझे अगेन कह रहा हूँ कि एहतराम है, मगर फैमिली का मौक़िफ़ एज अ ह्यूमन ग्राउंड जो है वो जरूर देखना चाहिए। मैंने कहा फैमिली का मौक़िफ़ बिल्कुल ले रहे हैं, लेकिन मैं जरा हाफिज साहब की तरफ चलूँ, नईम भाई की तरफ। नईम भाई, ये बताइए, ऑब्वियसली एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बनेगा इससे। सिंध गवर्नमेंट जिस तरह बात इस वक्त कर रही है, इस बात को 10 दिन हो गए, अभी तक जिम्मेदारों का तयन, कोई कमेटी, कुछ नहीं बनी। क्या मामला इतने ही सिंपल है जिस तरह दामरा साहब जो है वो बयान कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, हमने तो वहाँ पर जाकर जो नस्ला टावर वाले लोग थे, मुतासरीन थे, उनके साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना एक बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है, और हमने अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त की है कि आप जो है वो इस केस को रिव्यू करें, और रिव्यू इसलिए करें कि जो लोग सारे कागजात देखकर और अपनी जमा पूंजी, कोई मुलाजमत करता है, कोई कारोबार करता है और पैसे जोड़ जोड़ कर अपने बच्चों के लिए लोग जब रिटायरमेंट के करीब, ज़्यादातर वो लोग हैं जो रिटायरमेंट के करीब आए, उन्होंने अपनी जगह ले ली। अब आप ये कहें कि जनाब ये गलत बनी हुई है, जबकि उन्होंने कागजात की छान पटक कर ली और इसको तोड़ दिया जाए, तो अगर अव्वल तो ये कि उनको अगर पूरी कंपनसेशन मिल जाए तो भी इस तरह से कौन जा सकता है, और कुजा ये कि आप अगर बाद में जब प्रेशर आए और आप ये कहें कि बिल्डर जो है 3 महीने के अंदर इनको पैसे दे, तो पाकिस्तान में कौन सा बिल्डर है जो ये काम करेगा? और हुकूमत सिंध कौन सी ऐसी एफिशिएंट है जिससे कचरा ना उठता हो, जिससे कोई और काम ना होता हो, जो मतलब कारपेटिंग पूरी नहीं कर पाती हो, जो पैच वर्किंग ना कर पाती हो, वो इन लोगों को पैसे देगी?
तो आप ये बताएं कि अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि ये अधूरा फैसला है। इसमें उन सारे लोगों को कि जिन्होंने, अगर वो नाजायज जमीन है और उसको जायज किया है, वो लोग कहां थे इस केस में, उनको फिक्स क्यों नहीं किया गया? उस वक्त मेयर कौन था? उस वक्त जो है वो जितने भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं जो इन तमाम चीजों में इन्वॉल्व होती हैं, वो लोग कौन थे? एसबीसीए था या केबीसीए था? कौन लोग बैठे हुए थे उसके अंदर? और उनका जो हुकूमत के साथ कनेक्शन है किस किस का था? 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत यहां है, एमक्यूएम ये सारे काम करती रही है। इस वक्त भी सारे धंधे लैंड्स के चल रहे हैं, इलीगल कितनी इस वक्त बिल्डिंग है जो तामीर हो रही हैं, लेकिन नजला गिर रहा है तो उन लोगों पे गिर रहा है कि जिन्होंने अपनी जमा पूंजी लगाई है। इसलिए हम इसको इन बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ समझते हैं। इसीलिए हमने चीफ जस्टिस से अपील की है, दरख्वास्त की है, और एक तरह से हमने उनसे बहुत ज्यादा ये मुतालबा किया है कि आप इसको रिव्यू करें, असल जो लोग हैं उनको पकड़ें। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से मैं ये कहने में हक बजानिब हूं कि एक मुल्क में दो कानून नहीं चलने चाहिए। बड़े लोगों के लिए आपका कानून अगर अलग होगा और उनको रेगुलराइज किया जाएगा, और एक जगह जहां 4 साल से लोग रह रहे हैं और वो रेगुलराइज हो सकती है किसी भी वजह से, और आप उसको रेगुलराइज ना करें बल्कि तोड़ने का हुक्म दें, तो ये दो मेयारात तो एक मुल्क में नहीं होने चाहिए। बनी गाला बिल्कुल दुरुस्त बात है कि वहां प्राइम मिनिस्टर भी रहते हैं और भी बड़े बड़े लोग रहते हैं, तो पाकिस्तान का एक आम शहरी कहने में हक बजानिब होगा कि अदालत उज़्मा में भी एक फैसला नहीं हो रहा। दूसरी बात, ये जो अलादीन पार्क के लोगों को आपने तोड़ा है, ये जो आपने पेवेलियन एंड में कितने लोगों ने अपनी मेंबरशिप ली, उस वक्त इन सब लोगों को ये दिखाया गया कि ये कागजात बिल्कुल असली हैं। लोगों ने तो बताया कि कौन कौन से ताकतवर लोग थे जिनकी मौजूदगी में यहां पर ये शहर कराची में कोई पत्ता पर ये परिंदा पर नहीं मार सकता था कुछ लोगों की मर्जी के बगैर। उनकी मर्जी से शहर बंद होता था, मर्जी से खुलता था। उन्हीं के गवर्नर थे और उन्हीं को तमाम लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज और तमाम हुकूमतें इनको अपने साथ, एमक्यूएम को अपने साथ रखती थी। पीपल्स पार्टी के साथ भी वो हुकूमत में रहे, पहले मुशर्रफ साहब के साथ हुकूमत में रहे, और वो हर हुकूमत में शामिल होते रहे। ये सारे धंधे शहर के अंदर चलते रहे, किसी एक को फिक्स नहीं किया गया। लेकिन कैसा जुल्म है जो आम आदमी के साथ हो रहा है। ये बिल्कुल जुल्म है। मैं जरा धामरा साहब से पूछूं, धामरा साहब, चाइना कटिंग, कब्जा माफिया, ये हम सुनते आते हैं। आप एमक्यूएम पे जो है वो इसका मलबा गिराते हैं, एमक्यूएम आप पे मलबा गिराती है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अब आपकी तीसरा जो है वो स्टिंट है गवर्नमेंट का। ये मुझे बताइए क्या वजह है कि आज तक कभी जिम्मेदारों का तायुन नहीं हो सका? और इवन इन दिस केस आप कह रहे हैं अभी समझ नहीं आ रही, मतलब वो एक कंफ्यूजन नजर आ रही है। हम जब बात करते हैं सिंध गवर्नमेंट के लोगों से भी, फंक्शनरी से या जो मुतासरीन है उनसे, कि क्या इस वक्त बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह डील कर रही है, तो वहाँ कंफ्यूजन नजर आती है, कुछ समझ ही नहीं आ रही। या तो फिर इसका मतलब यह है कि सब जो है वो आपस में एक मिलीजुली भगत है, मिली भगत है। वो एक नाम हम सुना करते थे, आजकल जो है वो यूनुस मेमन साहब हैं, पहले मंजूर काका साहब कहा जाता था। तो फिर वजह यही है कि सबके हाथ मैले हैं, इसलिए कोई एक दूसरे पे उंगली उठाना नहीं चाहता। देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात यह है कि आप पीपुल्स पार्टी की 3 टर्म गवर्नमेंट की तो बात जरूर कर रही हैं, मगर पाकिस्तान में एक आईनी तौर पर 3 टियर्स गवर्नमेंट चल रही है। फेडरल गवर्नमेंट का अपना फंक्शन है और वो भी मौजूद होती है और तमाम सूबों में मौजूद होती है। उसके बाद लोकल बॉडी की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे मौजूद होती है, और ये एक तवील बहस फिर छिड़ जाएगी कि आप 3 टाइम गवर्नमेंट को तो मौरूद इल्जाम दे दें, मगर 87 से लेके जो पावरफुल इदारों में जो लोग रहते हुए आ रहे हैं। और तीसरी बात कराची की। अच्छा धामरा साहब, कथा कलामी की माफी, धामरा साहब कथा कलामी की माफी, कथा कलामी की माफी, सिर्फ एक चीज, कथा कलामी की माफी, एक चीज धामरा साहब, इंपॉर्टेंट बात करना डॉक्टर साहब प्लीज। अच्छा करिए, और इम्पोर्टेंट बात करने दें। अच्छा, यहाँ पर सूबाई गवर्नमेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो जिम्मेदारान हैं तो बिल्कुल उनके खिलाफ भी अदालती फैसला दे दे और कार्रवाई भी करे, मुझे इससे कोई इख्तिलाफ नहीं है। मगर कराची की 60% जो एरिया है जमीन की, वो ऐसे इदारों के पास है जहां पर सूबाई गवर्नमेंट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। मिसाल तौर पर आप DHA का ले लें, रेलवे का ले लें, KPT का ले लें। ये ऐसी जमीनें हैं जिनका कैंटोनमेंट एरिया है, जिनकी अपनी इलेक्शन होती है, अपना फंड टैक्स लगाते हैं। चले हम उन 60% की, चले धामरा साहब आपका पॉइंट आ गया, मैं उन 60% की बात नहीं करती फिलहाल। लेट्स कम बैक टू दिस पर्टिकुलर इशू। मुझे ये बताइए, 40% जो आपके पास है या MQM के पास था, अब नस्ला टावर की अगर हम बात कर रहे हैं, 2013 का ये कहा है इनका बिल्डिंग प्लान अप्रूव होता है। लोकल गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट उस वक्त नहीं थी, आपको याद है लोकल गवर्नमेंट सस्पेंडेड थी उस वक्त। ना आप ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस नहीं करा रहे थे। बहुत साल, 2-3 साल बाद वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए, उस वक्त तो आप लोग थे वहां पर। तो मुझे ये बताइए कि लोकल गवर्नमेंट कहां से इसमें इन्वॉल्वमेंट आ गई उसकी? और फिर वही मेरा सवाल, वही सवाल कि आप लोग अभी तक सोच रहे हैं कि करना क्या है।
इधर लोगों की छतें जा रही हैं, आप कह रहे हैं हम सोच रहे हैं कि अभी क्या करना है, कोई कमेटी कोई कुछ देखिए तो सही कि मसला क्या है। डॉक्टर साहब मुझे तो हैरत है कि आप डाइवर्ट करके एक जगह पे ना खड़े हो ना। इस टावर के मुतासरीन का जो इशू है वो ऑनरेबल इदारे के पास है और उसको रिव्यू की इजाजत देनी चाहिए। और मैंने तो ये कहा कि अगर आजिज दामरा बिंग सरकारी अफसर इस काम में इन्वॉल्व है कोई गलत एनओसी देने में, तो मुझे भी पनिश करें। सर आपने कहा ना आप पार्ट बनना चाहते हैं, आप इस केस का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मैं कह रही हूँ किस चीज का इंतजार है सर? अगर ये अपनी आप लोगों की जमीन होती, किसी आपके अपने एमएनए एमपी की होती, अभी आप शामिल हो चुके होते हैं इस केस में। मैं तो वो पूछ रही हूँ, व्हाट्स स्टॉपिंग यू सर? देखिए ये ज्यादती है। अगर आप ये लोग अपने हैं, ये हमारे लोग हैं, इनमें से मैं भी हूँ, आप भी हैं, ये बात कहना। सर आप गए इनको मिलने के लिए? मैं तो कह रहा हूँ कि बड़ी मेहरबान इदारे हैं हमारे, सिंध के हवाले से बड़े फैसले होते हैं और तकड़े भी होते हैं और उसमें इम्प्लीमेंट भी चाहते हैं। तो जो बात नईमुर साहब ने की, जो बात मेरे भाई मुतासिर ने की, वही बात मैं कह रहा हूँ कि आला अदालत को जरा थोड़ा टाइम देके रिव्यू पिटीशन में जाना चाहिए, उनके वकील को सुनना चाहिए। उसमें अगर कोई सरकारी दामरा साहब कोई इन्वॉल्व है कोई गलत एनओसी देने में, तो उनको भी पकड़े। दामरा साहब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट पर भी आती है। आपके इदारे थे, मैं पूछ रही हूँ, मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ अपने लेवल पे, आपने कुछ नहीं किया। मैं जरा कह रहा हूँ कि मैं डॉक्टर साहब मैं अगेंस्ट कह रहा हूँ, तो मैंने तो ये डॉक्यूमेंट चेक ही नहीं किए ना। अच्छा इम्तियाज, मैं जरा इम्तियाज साहब की तरफ चलती हूँ। इम्तियाज साहब अभी तक अपॉइंटमेंट ली है और ये केस ऑनरेबल अदालत का है, सूबाई गवर्नमेंट। सर सूबाई गवर्नमेंट के अपने लोग हैं ना। मैं तो कह रही हूँ आपने कहा आप इस केस का हिस्सा बनना चाहते हैं, अभी तक बने नहीं, फिर आप अपने लेवल पे कोई इंक्वायरी करें, वो भी नहीं आपने की। मैं जरा इम्तियाज साहब की तरफ चलती हूँ। मेरे ख्याल में जो मुतासरीन है उनके वकील को आप पिटीशन दाखिल करने दें। सिंध गवर्नमेंट सर सिंध गवर्नमेंट तब तक वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे इस वक्त अमल पैरा है। इम्तियाज साहब, इस वक्त तक जो सिंध गवर्नमेंट है उसका क्या एटीट्यूड रहा है? क्या आपके साथ कोई आके, जिस तरह धामरा साहब कह रहे हैं हम तो शामिल होना चाहते हैं इस केस में, कोई आपके साथ आके कोई कांटेक्ट, कोई आपसे जो है वो राब्ता, क्या उनकी तरफ से क्या अभी तक रसाई आपको जो है वो दी गई है? जी डॉक्टर मारिया बिल्कुल सही। अब तक मुख्तलिफ तंजीमों के और जिसमें सियासी गैर सियासी NGOs पूरे 10 दिनों से सब लोग आ रहे हैं, बट आई डाउट कि सिंध गवर्नमेंट से कोई अभी आया नहीं है। मे बी कि वो आना चाह रहे हों, तो मोस्ट वेलकम। क्योंकि हमारा तो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो भी है हम हक पे हैं, तो हमारी बात जो है आगे आला अख्तियार तक पहुँचाई जाए। और अगर मैं पूरी बात को रिकैप करूँ, इफ़ यू अलाउ मी 1 more minute, वो मैं यही कहूँगा कि हमारा पहला अपील ये है कि हमारी जो रिव्यू पिटिशन है वो लार्जर बेंच में सुनी जाए। वी नीड ओनली 1 हियरिंग, हमें एक हियरिंग दे। हमारे लॉयर को से जो कह रहे हैं ना कि सिंधी मुस्लिम आपने इंक्रोचमेंट किए, तो सिंधी मुस्लिम ने हमें ज़मीन अलॉट की, उन्होंने देखी ही नहीं है। आप वो डॉक्यूमेंट्स देख लें, सिंधी मुस्लिम ने इन राइटिंग में दे दिया है, देयर इज़ नो इंक्रोचमेंट एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स आर वैलिड। देखें KBCA सारे अप्रूवल की तो बात ही खत्म हो गई है ना, उस पर कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। उनका पॉइंट ऑफ ने इंक्रोच किया। हम कह रहे हैं जिसको आप इंक्रोचमेंट कह रहे हैं उसके आप डॉक्यूमेंट्स तो देखें सर, ओनली वंस। हमारे वकील की बात सुने, आबिद जुबैरी साहब हमारे लॉयर हैं, उनको तो चुप करा दिया, ठीक है। देखने के बाद डिसीजन दे दें, सब कुछ देखने के बाद आप कन्विंस भी हैं, फिर भी अगर आप समझते हैं कि नहीं बिल्डिंग खाली करके गिरानी है, तो पहले जनाब आप बिल्डिंग तोड़ने की इतनी जल्दबाजी ना करें, पैसे दिलवाने में जल्दी करें, ताकि हम दूसरी जगह खरीदें, मार्केट वैल्यू पे पैसे दिलवाएं, हमें और अपने फिर अपना शौक पूरा करें बिल्डिंग करने का। जरा मैं धामरा साहब ये अब इसका जवाब अगर देना चाहें, वो कह रहे हैं जी NGOs, अभी जमात इस्लामी से जो है वो नईम भाई जो है परसों वहाँ गए हुए थे। सिंध गवर्नमेंट जिसकी वहाँ पे गवर्नमेंट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, क्या वजह कोई गया ही नहीं आप में से? डॉक्टर मारिया, अगर ये सिर्फ सवाल है कि आप गए क्यों नहीं, और सिंध गवर्नमेंट के वहां जाने से अगर ये इशू हल हो जाता है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को खत्म कर सकती है, तो वो तो अलग बात है। मगर बात कहने की सिर्फ ये है कि बार बार जो विक्टिम्स हैं, जो मुतासरीन हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारी पिटीशन सुनी जाए, वो उस इदारे से अपील कर रहे हैं बार बार। तो सिंध गवर्नमेंट हो, मुतासरीन हो, जमात इस्लामी हो या तमाम NGOs और तमाम पार्टीज हैं, यही मुतालबा करती हैं। बहुत सारे केसेस में हम रिव्यू के लिए अपील किए हुए हैं, मगर वो हमारी सुनवाई नहीं होती। मैं अपील कर रहा हूं आपसे भी कि ऑनरेबल इदारे से अपील की जाए। मैं भी हाथ जोड़ के शामिल होना चाहता हूँ इस में कि जो रिव्यू पिटीशन है वो राइट है कि उनको सुने,
और हो सकता है कि रिव्यू पिटीशन में इंसाफ मिल जाए, ऐसा ना हो धामरा साहब से पहले ही अगर आप ग्राउंड कर दें सारी चीजों को, फिर बात हाथ से निकल जाए। सर हम तो आपकी और मुतासरीन की आवाज़ पहुंचा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपील का फोरम जो है ना, वो मेरा टॉक शो नहीं है, वो तो ऑनरेबल कोर्ट है, आपने वहां जाना है। लेकिन मेरा सवाल आपसे, मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि हमारे जाने से कोई मसला हल नहीं होगा, हमारे जाने से मसला हल नहीं होगा, बट क्या ये आपके लोग नहीं है? क्या ये, मैं आ रही हूँ आपकी तरफ, क्या ये सिंध के बासी नहीं है? क्या इनको सजा कराची वाले होने की दी जा रही है कि एमक्यूएम को इन्होंने वोट दिया या पीटीआई को दिया? क्या ये वजह नहीं कर रही सर? सॉरी टू से, मतलब जो विक्टिम है वो किसी इदारे से अपील कर रही है और आप कह रहे हैं कि ये आपके लोग नहीं है, डाइवर्ट करना चाह रही हैं। आई डिड नॉट से दैट। आपसे अपील कर रहा हूं कि आप चैनल के तवज्जुह से, और हम आई डिड नॉट से दैट सर। आपने शायद आपने गलत सुना है। मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे सिर्फ ये कहा कि आप क्यों नहीं जा रहे, तो उस पर आप ये कह रहे हैं ना, नहीं सर मैंने पूछा है कि क्या ये आपके लोग नहीं है, मैंने ये नहीं कहा आपके लोग नहीं है, मैंने कहा क्या ये आपके लोग नहीं है, क्या इनको सजा एमक्यूएम या पीटीआई को वोट देने की मिल रही है? नहीं साहब की तरफ चलती हूँ। अगर आपके नहीं साहब गवर्नमेंट पर बहुत ज्यादा तनकीद हो जाती तो शायद ये सवाल ना होता, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि आपका चैनल ये सोर्स बने हमारी इस अपील में कि रिव्यू पिटीशन सुनी जाए, उसके बाद कोई फैसला होना चाहिए। सर ये प्रोग्राम करने का मकसद ही ये है कि इनकी आवाज जो है वो पहुंच सके, जितनी हम कर सकते हैं, being in the staying within the ambit of the constitution और ऑनरेबल कोर्ट की जो डिसीजन मेकिंग है सारी, हम तो एक आवाज पहुंचा रहे हैं। नहीं भाई, क्या वजह है, आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट की, आई एम सॉरी, एक लगता नहीं है कि इंटरेस्ट है उस तरह? क्या वाकई जो परसेप्शन है ठीक है कि शायद सजा दी जा रही है कि एमक्यूएम को वोट दिया या पीटीआई के सपोर्टर हैं? क्या आप क्या किस तरह देख रहे हैं? नहीं, देखें, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सिंध हुकूमत की तरफ से कराची के मामलात में वो दिलचस्पी नहीं ली जाती। दिलचस्पी इस बात की तो होती है कि किस तरह से चीज़ों को जो है वो अपने हाथ में लें। केबीसीए तो उसको एसबीसीए बना लें, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इदारा कायम कर लें, है ना। फंडिंग जो है वो पूरी की पूरी एनएफसी अवार्ड पे चिल्लाते रहें, लेकिन पीएफसी अवार्ड ना दें। आप नीचे जो है यूनियन काउंसिलों को स्ट्रेंथन ना करें। आप सिंध का ऐसा एक्ट लेकर आ जाएं कि जिसमें सारी चीज़ों पे कब्जा हो। पूरे सिंध में 1500 यूनियन कमेटियां हैं। कराची में अगर इनकी एक जाली मरदमशुमारी जिसकी मंजूरी वफाक ने दी है उसको भी मान लें तो 1/3 तो हम हैं, तो हमें 500 तो मिलनी चाहिए थी, लेकिन हम 200 यूनियन कमेटियां हैं, 5-5 लाख रुपए हर यूनियन कमेटी को मिलती है, तो कराची के लोगों को सिर्फ 10 करोड़ मिलेंगे और अदर दिन कराची को मिलेंगे 65 करोड़। तो इससे साफ बात नजर आती है कि कराची को सिर्फ इस हद तक ये अपना हिस्सा समझते हैं कि इसमें से ज़्यादा 95% रेवेन्यू ले लो, ज़मीनों पे कब्जा कर लो, धंधेबाजी का हिसाब बना लो, लेकिन इसलिए कराची का हिस्सा नहीं समझते कि इसको कुछ देना भी होता है। सिंध हुकूमत क्यों नहीं चली जाती रिव्यू पिटीशन में? हमने तो फैसला किया है, जमात इस्लामी जा रही है। जी, इम्तियाज साहब से मैं ये पूछना चाह रही थी। इम्तियाज साहब, लेट्स सपोज कोर्ट जो है वो रिव्यू के लिए नहीं जो है वो मानती है, इजाज़त आपको नहीं मिलती, वर्स्ट केस सिनारियो आपको नहीं सुना जाता और ये ऑर्डर कायम रहता है कि मिसमार करें, इसको ख़त्म करें, इसको गिराएं, आपका आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? देखें, अगर पहली बात तो मैं ये आजिज़ भमरा साहब जो बैठे हैं सिंध गवर्नमेंट, उससे मैं दरख्वास्त करूँगा कि सिंध गवर्नमेंट हमें हेल्प कर सकती है। बेशक को चैलेंज नहीं करेंगे, लेकिन हमारे तरफ से अपील कर सकते हैं कि हमें रिव्यू का मौका दिया जाए सिंध गवर्नमेंट, क्योंकि एक्शन सिंध गवर्नमेंट ने लेना है। कमिश्नर कराची सिंध गवर्नमेंट के आते हैं, उन्होंने एक्शन लेना है, ठीक है। और आखिरी आप कह रहे हैं ना कि अगर कुछ भी नहीं होगा, आपकी बात नहीं सही तो क्या होगा, तो हम कहेंगे कि बेशक बिल्डिंग गिराएं, हम रिहायशियों के साथ गिराएं, हमें यहीं दफन कर दें, इसी प्लॉट पे हमारा कब्रिस्तान बनाएं, लेकिन सिर्फ एक गुजारिश है, हमारे मरने के बाद खुदारा ये मत कहिएगा कि ये कब्रिस्तान नाले पे बना हुआ है, प्लीज़ ये मत कहिएगा, बस यही है। दामरा साहब, ये आपने अभी जो इम्तियाज साहब बात कर रहे हैं वो भी सुन ली, जो इस वक्त नईम भाई बात कर रहे हैं वो भी सुन ली, तो जो ये कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट हमारी मावनत कर सकती है, तो इस पे कुछ सोच विचार होगी? मैं आपसे भी पूछना चाह रही हूँ इस पे कि क्या इस पे होगी नहीं, इस पे हो रही है, इस पे बिल्कुल सीरियसली हो रही है। जो आपको इस वक्त मुतासरीन सुन रहे हैं, क्या उम्मीद रखें आपसे, अगले कितने दिन में आप इनकी मावनत करेंगे? कब तक सिंध गवर्नमेंट जो है वो इनके लिए इनकी हेल्प के लिए पहुंचेगी? क्या एक्सपेक्टेशन रखें? ये देखें, मुझे ये तो बिल्कुल पता है कि जो हमारे एडवाइजर हैं वो इस बात को थारोली काम कर रहे हैं इसमें, क्योंकि ये लीगल साइड है। मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से उनको ये बताना चाहता हूँ कि आपके प्रोग्राम के बाद मैं उनसे फोन करके ये जरूर कहूंगा कि कितने दिनों में हम सिंध गवर्नमेंट जाने चाहती है कोर्ट में। नहीं साहब, अगर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं क्विकली ऐड कीजिए। जी, कुछ ऐड अगर आप करना चाह रहे हैं। बस मैं सिर्फ ये ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि सिर्फ यही नहीं,
गुजरनाला हो या कोई भी, पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक किसी को भी जब आप हटाएंगे तो मुतबादिल देंगे। नेमतुल्लाह खान ने लियारी एक्सप्रेस वे के लोगों को मुतबादिल दिया, बस्ती बसाई, पैसे दिए, तो वहां लियारी एक्सप्रेस वे भी बन गया और लोग भी आबाद हो गए। तो फिर जब वो कर सकते हैं तो ये सब कुछ क्यों नहीं कर सकते? लेकिन नईम साहब, एट द एंड ऑफ द डे द बिगर क्वेश्चन इज कि जब ये बिल्डिंग्स बन रही होती हैं, अगर ये गलत होती हैं तो इनको क्यों खड़ा करने की इजाजत दी जाती है, या जहां इंक्रोचमेंट्स होती हैं वहां बिजली पहुंच जाती है, गैस भी पहुंच जाती है। सवाल तो ये है, मलबा गिरता रहता है। पिछली हुकूमत पे MQM डालती है पीपल्स पार्टी पे, पीपल्स पार्टी डालती है MQM पे, सफर कराची वाले करते हैं। तो आज का हमारा जो प्रोग्राम करने का, सेगमेंट करने का जो मकसद था वो ये था कि मुतासरीन की आवाज़ जो है वो ऑनरेबल कोर्ट तक पहुंच सके। इनको जो रिव्यू का जो एक वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेट्स होप कि दे आर ग्रांटेड दैट राइट, क्योंकि एक बहुत ह्यूमैनिटेरियन, बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो खड़ा हो सकता है। 44 फैमिलीज, दैट्स नॉट अ स्मॉल नंबर। हम प्रोग्राम का ये सेगमेंट यहीं क्लोज करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ मोहिद यूसुफ साहब मौजूद होंगे, उनसे बहुत सारे सवालात हैं नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जो करेंगे। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर मोहिद यूसुफ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, अभी जो SCO का जो फोरम था उस पर आपकी स्टेटमेंट आई कि फेलियर टू अटेन पीस इन अफगानिस्तान इज़ द मोस्ट इमीडिएट चैलेंज फेसिंग द SCO। अब सिचुएशन यहाँ पे जो इस वक्त बनी हुई है, जो इस वक्त अफगानिस्तान में हालात चल रहे हैं, इस वक्त कयास राइयाँ हो रही हैं कि हिस्ट्री इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ येट वंस अगेन। कौन से कॉन्क्रीट स्टेप्स आप लोगों ने वहाँ पे डिसाइड किए हैं, या किस तरह चीज़ों को लेके चल रहे हैं कि माजी का एक रिपीट देखने को ना मिले? जी शुक्रिया मारिया। इफ़ आई वर टू बी ब्लंट फ्रेंकली, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम जितने ममालिक थे उन्होंने बहुत तशवीश का इजहार किया, बहुत परेशानी है, कंसर्न है, ये इश्यूज आइडेंटिफाई हुए कि क्या क्या हो सकता है अगर हालात और ख़राब हुए। बट अपार्ट फ्रॉम सेइंग कि कोऑपरेट करना ज़रूरी है, रीजन को इकट्ठा होकर चलना ज़रूरी है, फ्रेंकली अभी किसी के पास भी कोई मैजिक वॉन्ड भी नहीं है, कोई ऐसा सलूशन भी नहीं है कि खड़े होकर कहीं कि ये है। असल में मसला ये है कि तमाम ममालिक जो हैं उनका कोई ऐसा लिंक नहीं है कि डायरेक्ट जो स्पिल ओवर है वो उनके ऊपर आ जाएगा। पाकिस्तान है और ताजिकिस्तान है जो कम से कम SCO में थे, और ताजिकिस्तान का भी उतना ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान इज़ द रियल सफ़रर, तो इसलिए उनका यही है कि जी वहाँ ज़्यादा मेहनत करें और पाकिस्तान जितना कर सके हम भी चाहते हैं वगैरह। लेकिन देखिए उन तक ये गर्म हवाएं पहुँचते वक्त लगेगा। रूस तक जाता है, ड्रग्स हैं, नारकोटिक्स हैं, वो भी बहुत बड़ा मसला ऑब्वियसली, लेकिन हमारे लिए तो एक इमीडिएट कंसर्न है। तो वहाँ पे बहुत से वादे, बहुत सी ख्वाहिशात, लेकिन मुझे लगता है कि एंड में अमेरिका भी जा रहा है। ये पाकिस्तान को खुद, ज़ाहिरी बात है हर तरफ से कोऑपरेशन चाहिए, लेकिन हमें खुद अपना जो हम कर सकते हैं करना होगा। डॉक्टर साहब, आपकी बातों से थोड़ी सी मुझे ऑब्वियसली इस फोरम से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी होती नज़र नहीं आ रही, और मायूसी आपकी बातों से नज़र आ रही है। और अगेन वही बातें जो कयास राइयाँ हो रही हैं कि ये बहुत डर खौफ है कि एक दफ़ा फिर से जो 90 की दिहाई है या उसके बाद जो स्पिल ओवर हमारे पास आया वो दोबारा देखने में आएगा। और फिर इसको जोड़ा जाता है कि जी बाइडन इंतज़ामिया ने अभी तक प्राइम मिनिस्टर साहब से बात भी नहीं की, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें और भी इसके साथ जो है वो जोड़ी जाती हैं। इससे होता है कि ये शायद जान के मलबा हम पे डाला जा रहा है। किस तरह हम इस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इस वक्त हम पे जो ये थोपी जा रही है एक तरह से, हम इससे अपने इंटरेस्ट किस तरह सेफ गार्ड करेंगे? ठीक है, अमीन आपके सारे नकात दुरुस्त हैं। देखिए 2-3 चीज़ें मैं कहूँगा। पहले हम चाहते क्या हैं? नंबर 1 हम ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह अफ़गानिस्तान में कुछ सेम्बलेंस ऑफ स्टेबिलिटी आ जाए, बिल्कुल मामलात ख़राब ना हो। अब ये तो नज़र नहीं आ रहा कि वहाँ बिल्कुल ही एक इस्तेहकाम आ जाएगा बदकिस्मती से, लेकिन कोई ना कोई सियासी हल निकले, कोई अनईजी सा कोई अरेंजमेंट हो कि मामला थोड़ा आगे चले, बिल्कुल खाना जंगी ना हो। अगर ऐसा होगा तो स्पिल ओवर कम होगा।
दूसरा, हमारे बॉर्डर कंट्रोल्स 90 की दिहाई में ऐसे नहीं थे, हमारे फेंसिंग नहीं थी, हमने फॉर्मल वीज़ा रिजीम की तरफ बात नहीं की थी, हम ये नहीं कह रहे थे कि हम और रेफ्यूजीज़ नहीं ले सकते, ना ही हमारे पास कैपेबिलिटी है, ना इंटरेस्ट है, बल्कि हम चाहते हैं डिग्निफाइड रिटर्न हो बाकियों का। हमारी काउंटर टेररिज्म एबिलिटी, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट जितनी उनकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग हुई है, इतने मुश्किल वक्त से पाकिस्तान गुजरा था, उनका अल्हम्दुलिल्लाह वो लेवल है अब जो पहले कभी नहीं था। तो ये क्वालिटेटिव डिफरेंसेस हैं। लेकिन बहरहाल दूसरा जो पहलू है स्ट्रैटेजी का वो ये है कि हमने अगर वहाँ से स्पिल ओवर आता है तो उसको रोकना है और बड़ा स्ट्रांगली और फर्मली रोकना है। और तीसरा जो मेरा ख्याल है इसमें बात अहम है वो ये है कि देखिए अमेरिका की बात के वो फ़ोन कॉल ठीक है, मतलब हमारी बड़ी अच्छी मुलाकात हुई है और मैं बिल्कुल वाज़ेह करता हूँ, हम चाहते हैं कि अमेरिका के साथ मुस्बत तरह से उन चीज़ों पे काम हो जिसमें खित्ते का फ़ायदा है, पाकिस्तान का फ़ायदा है। हम बिल्कुल नहीं चाहते अमेरिका नाराज़ हो, हम चाहते हैं बायलैटरल डायलॉग और रिलेशनशिप हो। यही बात मेरी और मेरे काउंटर पार्ट की जिनीवा में हुई। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो एग्री भी हुई कि आगे किस तरह चलना है इकॉनमी पे, कॉमर्स पे। लेकिन ये करना कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की वजह से ख़राब हो गया, उंगली हमारी तरफ उठाना, हमें पता ही ये हो रहा है। ये अशरफ गनी साहब उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो मतलब है मुझे शर्मिंदगी होती कहते हुए, लेकिन कोई 2 साल का बच्चा भी इस तरह नहीं बौखलाता जिस तरह वो बौखलाए हुए हैं, कभी इधर तकरीर कभी उधर शो। वो बेचारा मतलब है कि उनके पास में है ही कुछ नहीं। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दे हैव नथिंग गोइंग फॉर देम। सो पॉइंट ये कि हमें उस लेवल पे नहीं आना है, लेकिन स्केप गोटिंग हम अलाउ नहीं करेंगे। बाकी मुस्बत तरह हमारे साथ जो काम करना है बिल्कुल करें। फ़ोन कॉल की जहाँ तक बात है, मुझे नहीं पता ये बार बार क्यों बात होती है। देखिए सिंपल सी चीज़ है, एक नया सदर आया किसी मुल्क का, कर्टसी डिमांड्स के वो इंपॉर्टेंट मुल्कों को फ़ोन करता है। अगर जो भी रीज़न है, मसरूफ़ है, नहीं करना, सिग्नल कर रहे हैं, नहीं बात करना चाहते, वेरी गुड यार, अपना काम करें, हमारे पास कोई फालतू टाइम नहीं है। मैं आपको वसूख से हल्फिया ये कहता हूँ, मैं जब जिनीवा गया था उससे पहले आई आस्क्ड द प्राइम मिनिस्टर पर्सनली कि जी ये फ़ोन कॉल की बात हो रही है, एंड ही टोल्ड मी पॉइंट ब्लैंक कि उनको बता दो बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तो कोई सब्सटेंटिव बात करनी है वील टॉक, ये फॉर्म के लिए फोन शोन वाला कोई इधर चक्कर नहीं। सो ठीक है यार, नहीं करनी ना करें, मतलब फोन करके फर्ज करें फोन कर लेते हैं और 5 मिनट बात करते हैं, उसमें से 4 मिनट डू मोर कहते हैं, उससे बेहतर है फोन ना करें भाई। हमसे काम की बात करें, हमारे पास और बहुत से काम है, प्राइम मिनिस्टर इज बिजी विद मेनी अदर थिंग्स, ये फोन इज इररेलेवेंट। हाँ, अपना रिलेशनशिप आगे चलाना है तो हम बात कर चुके हैं, एंड वी आर इंटरेस्टेड। हम नहीं चाहते किसी से भी ताल्लुक। देखें, जब हम जियो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, कनेक्टिविटी की बात करते हैं, तो हम हर एक के साथ चलना चाहते हैं। बिल्कुल इररेलेवेंट है, बट सिर्फ कंसिडरिंग कि अफगानिस्तान में इतनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है वो हो रही है, अमेरिका वहाँ से 20 साल के ऊपर की जंग जो है वो ख़त्म करके वापस जा रहा है, पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, उस कॉन्टेक्स्ट में बात होती है। बट फेयर इनफ, आपकी तरफ से स्टेटमेंट आ रही है। अब ये बताइए कि टर्किश प्रेसिडेंट जो है एर्दोगान साहब, उन्होंने एक ऑफ़र दी अमेरिका को वीज़ावी जो काबुल एयरपोर्ट का जो सिक्योरिटी कंट्रोल है, और अमेरिका ने अब ये कहा जा रहा है कि जी कबूल भी कर ली, और अशरफ गनी साहब इस वक्त अमेरिका में, उनको कह भी दिया गया कि ये करने जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ कहा जा रहा है, टर्किश मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि टर्की ने ये भी साथ एक कंडीशनैलिटी रखी है कि वी वांट पाकिस्तान देयर विद अस। काबुल एयरपोर्ट का जो कंट्रोल है उसमें पाकिस्तान हमारे साथ होगा। जो इसमें बताइए कि क्या हमारा इस वक्त क्या स्टांस है, कि हम इंटरेस्टेड हैं इसमें? अगर अमेरिका हमें कहता है हम इसमें इंटरेस्टेड हैं, या टर्की हमें कहता है आर वी इंटरेस्टेड इन दिस? देखें जी, पहली बात तो ये है कि अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान ये करे या वो करे, ऐसा नहीं होगा। हमें अपना इंटरेस्ट देखना है। ठीक, अभी काबुल एयरपोर्ट को अगर सिक्योर करना है, क्या हमारा उसमें क्या रोल है, क्या टर्म्स हैं, क्यों करना है, कैसे करना है, हालात देखें अफ़गानिस्तान के। और मुझे ये बताएं, आप ये कह रही हैं कि वहाँ पे अशरफ गनी साहब गए और उनको बता दिया गया है कि ये अरेंजमेंट हो रही है, तो ये सदर अफ़गानिस्तान का अशरफ गनी है या जो बाइडन है? फिर ये आपको मोहित साहब मुझसे ज़्यादा पता है आपको कि अफगानिस्तान में मामला कैसे चलते हैं। मुझसे ज़्यादा तो आपको पता है काबुल में मामला कैसे चलते हैं। अशरफ गनी साहब बेचारी क्या सही है उनकी। ठीक है, लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि फिर हम तो अफगानिस्तान को एक ही मैसेज दे रहे हैं, डिस्पाइट ऑल द नॉनसेंस दैट कम्स फ्रॉम देयर। एक ही मैसेज है बार बार
कि भाई अपना हमारे साथ ताल्लुक बेहतर करें, ट्रेड रिलेशनशिप बेहतर करें, हमारी कनेक्टिविटी से फ़ायदा उठाएं, हम वहाँ एक्सटेंड करते हैं, सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी होगी, आपको राहदारी के ट्रांजिट फ़ी मिलेगी, आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की बात करें। ये जो है कि अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए उंगली उठाई, ये कह दिया वो कह दिया, चले वो भी कर लें यार, हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आई मीन यू नो वी आर द बिगर कंट्री, वी आर द मैग्नानिमस ब्रदर, ठीक है यार वो भी बोल लें चलें, लेकिन क्या अपना मुल्क बचाना चाहते हैं कि नहीं? और अगर बचाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो ये बता दें कि पाकिस्तान के बगैर को तरीका है एक लैंडलॉक्ड कंट्री का आगे चलने का? हालात वहाँ ये हैं कि खबरें आ रही हैं कि रोज 4 डिस्ट्रिक्ट तो 12 डिस्ट्रिक्ट 18 डिस्ट्रिक्ट, तालिबान ने प्रूवन कि वो एक पॉलिटिकल फोर्स है, एक मिलिट्री फोर्स है। अब आंखें खोल के देख लें, अगर तुले हुए अपने मुल्क को खराब करने पे, अनफॉर्चुनेटली नो आउटसाइड पावर कैन चेंज। जस्ट वन क्वेश्चन बिफोर आई हेड ऑफ टू अ ब्रेक, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि फिर इसका जो टर्की की तरफ से ये रिकमेंडेशन आई है, इज पाकिस्तान कंसिडरिंग इट? मैं जब अमेरिका का ये जब कहा मैंने कि अगर अमेरिका अच्छा ये प्रेस की रिपोर्ट्स हैं, सो आई कांट कमेंट ऑन अ प्रेस रिपोर्ट। ये पता नहीं किस अखबार में किसने कह दिया है। इस तरह आपको पता है ट्रैक 1 पे गवर्नमेंट इस तरह बात नहीं होती कि उन्होंने कहा जी आप भी आ जाएं साथ, तो मैं भी चल पड़ता हूं। नहीं, लेकिन ये तो टर्किश प्रेसिडेंट ने नेटो के समिट से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उसमें बाकायदा इसमें कहा, ऐलान उसका किया, इसलिए इट्स बीइंग टेकन एज नॉट जस्ट एज मेयर प्रेस रिपोर्ट। नहीं, ओहो, वो बिल्कुल ठीक है। नहीं, उन्होंने ऐलान ये किया है कि ही वांट्स समथिंग, लेकिन उससे ये तो नतीजा नहीं निकल सकता ना कि उन्होंने पाकिस्तान को फॉर्मली कह दिया, पाकिस्तान ने कंसीडर किया, जवाब दे दिया। वी आर नॉट देयर येट, हमें पता ही नहीं हो क्या रहा है। हमें पता तो चले ना पहले। देखिए रोज अफगानिस्तान में जो हालात बन रहे हैं वो आपके सामने हैं। कोई भी मनसूबाबंदी आप अभी कर लें, सुबह उठें तो एक टोटली डिफरेंट चीज हुई हो। पॉइंट मैं सिंपली आपको बता देता हूं, हम अफगानिस्तान में पॉलिटिकल सेटलमेंट चाहते हैं और जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है वो करेंगे, जो नहीं है वो नहीं करेंगे। राइट, नहीं करनी पड़ेगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। क्या हो रहा है, कन्फ्यूजन तो नज़र आ रही है, बिकॉज यूएस और टर्किश टीम्स इस वक्त जो हैं वो डेलीगेशंस जो हैं वो इस वक्त अंकारा में मौजूद हैं। इसकी मॉडलिटीज़ बाकायदा तय हो रही हैं, तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा है आने वाले दिनों में पता चलेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो कश्मीर में क्या हालात चल रहे हैं इस पर भी बात होगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो अभी मोदी साहब ने जो मीटिंग की है कश्मीरी लीडरशिप के साथ, उसमें खैर उनकी सुबकी तो बहुत ज़्यादा हुई, बिकॉज ये वही लीडर्स हैं जिनको नज़रबंद किया हुआ था, आज मजबूर हैं मोदी साहब उनसे बात करने पर। लेकिन इसको पाकिस्तान किस तरह देख रहा है, कंसिडरिंग मोदी साहब एक फनेटिक जो हैं वो लीडर हैं, उनसे कुछ भी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो की जाती हैं। इस मीटिंग को आप किस तरह देख रहे हैं, पाकिस्तान किस तरह देख रहा है इसको? ऑनेस्टली मेरा ख्याल है इट वाज मोर फॉर ऑप्टिक्स, या बिल्कुल ही फंसे हुए हैं। ये एससीओ समिट में अजीत डोवाल साहब आए हुए थे, ऑफ कोर्स मेरी तो कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से मुझे ये लगा है कि दे नो कि एक बहुत बड़ी गलती हो गई और अब समझ नहीं आ रही। यू नो अगेन मेरी बात कोई नहीं हुई, आई कांट से, लेकिन हुआ ये है असल में कि 5 अगस्त के बाद इनका ये ख्याल था कि ये सैचुरेट करेंगे फौजी फोर्सेस, वो 8-9 लाख फौजी डालेंगे, एक एक घर के बाहर फौजी होगा, कोई ज़रा सी कोई हिलेगा तो उसको गोली मार देंगे। अभी भी कॉर्डन सर्च ऑपरेशंस, फेक इनकाउंटर्स चल रहे हैं। इनको ये समझ नहीं आई पिछले 73 साल से कि कश्मीर की स्ट्रगल इज अबाउट द पीपल ऑफ कश्मीर एंड आइडेंटिटी ऑफ कश्मीर। वो रियल एस्टेट का मसला नहीं है, ऑब्वियसली टेरिटरी का इशू है, हमारी टेरिटरी पे कब्जा किया हुआ है, लेकिन ये कश्मीरी जो है ये को पाकिस्तान की वजह से नहीं खड़ा, ये कश्मीरी खड़ा है बिकॉज उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, वो एक बावकार लोग हैं। और ये मतलब है कि आप फौजी खड़ा करके चलें, यही हुआ ना कि कोई वहाँ पे इंसर्जेंसी नहीं हुई, कोई बहुत वायलेंस उस तरह जैसे, अच्छा चलें, फिर क्या हुआ? एक भी अगर कश्मीरी था वहाँ पे, ख़ास तौर पे कश्मीरी मुसलमान, जो ये कभी सोचता होगा कि चलो हिंदुस्तान के साथ गुजारा होना है, 5 अगस्त के बाद वो ख़त्म हो गया। यही महबूबा मुफ्ती साहब है जिनको आपने नज़रबंद करके और जेल में डाला हुआ था, अभी आप जो है मिन्नत समाजत कर रहे हैं, और फिर भी वो बाहर आके क्या कह रही हैं, सॉरी ये इंपॉर्टेंट है, देखिए वो बाहर आके क्या, हाँ मतलब इससे ज़्यादा शर्म आ सकती है किसी को अगर आती हो कि आप क्या करना चाह रहे हैं और वो मुंह पे आपको क्या कह रहे हैं, पब्लिकली क्या कह रहे हैं।
सो आई मीन मेरा तो ख्याल है बड़ी बेवकूफ़ों वाली मूव थी अगर उनका ये ख्याल था कि 10 लोगों को बिठा के वो कश्मीर का सौदा कर लेंगे। मे बी दिस इज़ द ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर देम, आई डोंट नो। राइट, अच्छा ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि उधर आपको बॉडी लैंग्वेज जो है वो डिस्टर्ब लगी जो भी, लेकिन एक तरफ ये जो है ये चीज़ चल रही है कि आप लीडर्स को बुला रहे हैं, दूसरी जानिब आप वहाँ पे जो डेमोग्राफिक चेंज है 4,30,000 आपने डोमिसाइल्स विच कॉन्स्टिट्यूट्स लाइक अबाउट 2.5% आबादी का जो है वो 2.5% तकरीबन बनता है, वहाँ पे आप लोगों को सेटल भी कर रहे हैं, वहाँ पे डेमोग्राफिक चेंजेस भी कर रहे हैं। सो डोंट यू थिंक दिस इज जस्ट एन आई वॉश, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा आया हुआ है, क्या ये वजह हो सकती है? नहीं, आई वॉश तो है, मतलब वो तो नज़र आ गया ना, लोगों ने बाहर आके कह दिया कि वो क्या कह रहे थे, और उसके बाद गालिबन जो कम से कम रिपोर्टिंग है वो ये है कि उन्होंने सबका सुना, फिर कहा अच्छा चले मैं बताऊंगा, मतलब कहने को भी कुछ नहीं था। ठीक, हाँ, बाकी ग्राउंड पे बिल्कुल मैंने आपको बताया कि वो कोशिश हो रही है, लेकिन मैं मारी आपको ये भी बता दूं, ये डोमिसाइल इस तरह ये पर्चियाँ बांटने से अगर कौमों की आइडेंटिटी तब्दील होती और डेमोग्राफिक चेंज होते तो सारी दुनिया ये कर चुकी होती। ये भी वो इधर उधर बांट रहे हैं जो बांट रहे हैं, वहाँ पे ये इस तरह मामला नहीं चल सकता जब तक एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और कश्मीरियों की वॉइस जब तक नहीं होगी तो ये बात आगे चलेगी नहीं। ये इनको भी पता है। बहरहाल वो फंस गए अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से, पीछे नहीं जा सकते, आगे उनके पास रास्ता कोई नहीं है। और यही मैं कहूँगा कि पाकिस्तान को बहुत सी बात की गई हुकूमत पे भी कि जी क्या स्ट्रेटजी है, आप कर क्या रहे हैं आप, ये अब नज़र आ रहा है कि दे आर स्टक। जब उन्होंने आके कोशिश की कि कोई बातचीत का रास्ता खुले, क्यों किया? बेवकूफ़ तो नहीं है, उनको नज़र आ रहा है कि फंसे हुए हैं। लेकिन ये कहने के बावजूद मैं एक चीज़ कह दूँ, मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, मेरी तो अगर इफ़ समथिंग कीप्स मी अप एट नाइट वो ये है कि पाकिस्तान का मसला सिर्फ और सिर्फ टेरिटरी का नहीं है। टेरिटरी का तो है, वो तो यूएन रिकग्नाइज्ड इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, हमारी ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है, लेकिन कश्मीरी की ज़िंदगी ईज करना भी मेरी जिम्मेदारी है। अगर एक दिन भी और कश्मीरी पिसता है तो मुझे ये बात कबूल नहीं है। तो हमें ये दोनों चीज़ें देखनी है, कश्मीरियों की ज़िंदगी भी ईज करनी है। और इसीलिए वो बात थी कि जब उन्होंने आके कहा कि हम रास्ता निकालने की कोशिश हम चाहते हैं, तो हमने भी कहा जी करते हैं, क्योंकि वो जिंदगियों का मामला है। ठीक, डॉक्टर साहब, अनफॉर्चुनेटली आई विल हैव टू क्लोज द प्रोग्राम। ये सेगमेंट मुझे क्लोज करना है, प्रोग्राम क्लोज करना है। थैंक यू डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।